अनुशासनात्मक उपागम से आप क्या समझते हैं? विस्तृत व्याख्या कीजिए। What do you understand by disciplinary approach? Discuss in detail. डिसिप्लिनरी अप्रोच भूमिका इट्स बैकग्राउंड। 20वीं शताब्दी में अमेरिका में शिक्षाविदों का ध्यान विभिन्न विषयों के महत्व की ओर गया और तथा उन्होंने समाज एवं व्यक्ति की आवश्यकताओं पर अत्यधिक बल देने तथा उसके आधार पर विषय विशेष की मर्यादाओं का अतिक्रमण करने, विषयों की गहनता की उपेक्षा करने, उनके अध्ययन क्रम को भंग करने के लिए छिछलापन लाने की प्रवृत्ति की आलोचना प्रारंभ कर दी। लगभग उसी समय 1957 ईस्वी में सोवियत संघ अपना स्पुतनिक अंतरिक्ष में भेजने में सफल हो गया। चूंकि अमेरिका उस समय अंतरिक्ष की खोज के कार्यक्रम में जुटा था तथा सबसे पहले अंतरिक्ष में यान भेजने के सपने संजो रहा था, अतः सोवियत रूस की सफलता से अमेरिका चकित रह गया तथा वहां एक प्रकार का तूफान आ गया। रूस से पहले वह ऐसा क्यों नहीं कर सके, इस प्रश्न पर एक लंबी बहस चली। शिक्षाविदों के एक प्रभावी वर्ग ने इस विफलता के लिए प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन को दोषी ठहराया तथा विभिन्न विषयों के प्रति उपेक्षा भाव को इसका प्रमुख कारण माना। उसी समय अमेरिकी वैज्ञानिक ने अनुशासन केंद्रित उपागम सुधार आंदोलन प्रारंभ किया। इन वैज्ञानिकों ने जीवन समायोजन शिक्षा संकल्पना के अतिवादी दृष्टिकोण की कटु आलोचना की। इस प्रकार प्रगतिशील शिक्षा कार्यक्रमों की प्रक्रिया के फलस्वरूप अनुशासन केंद्रित उपागम का उदय हुआ। अनुशासन उपागम का अर्थ मीनिंग ऑफ डिसिप्लिनरी अप्रोच। अनुशासन केंद्रित उपागम की अवधारणा को भ्रांतिवश प्राचीन विषय केंद्रित अवधारणा का ही नवीन संस्करण समझा जाता है, किंतु इन दोनों में स्पष्ट एवं मूलभूत अंतर है। प्रारंभ में अनुशासन की एक सरल परिभाषा इस प्रकार की गई: अनुशासन व्यवस्थित ज्ञान के अंगों का वह पुंज है जिसे अधिगम, मानसिक प्रशिक्षण तथा उच्च स्तरीय अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु उपयुक्त ढंग से नियमित एवं समाहित कर लिया गया हो। किंतु यह परिभाषा सभी विद्वानों को मान्य नहीं हो सकती। इससे असहमत होने के उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किए वे निम्नवत हैं: अनुशासन सूचक ज्ञान का पुंज मात्र नहीं होता तथा इसमें सूचनाओं के समूहीकरण का एक निश्चित आधार होता है। प्रत्येक अनुशासन की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं होती हैं तथा ज्ञान का समूहीकरण इन्हीं संकल्पनाओं की परिधि में किया जाता है। ये आधारभूत संकल्पनाएं ही किसी अनुशासन की संरचना करती हैं। यह संरचना ही उसे अपना सत्य एवं सौंदर्य प्रदान करती है तथा इसी की प्रकृति को समझने पर ही हम उस विषय के वास्तविक अर्थ को ठीक ढंग से समझ पाते हैं। सूचनात्मक ज्ञान की खोज करने तथा उसे व्यवस्थित करने का प्रत्येक अनुशासन का अपना विशिष्ट उपागम, विशिष्ट उपकरण तथा विशिष्ट विधियां होती हैं। ये उस अनुशासन की विधि कहलाती हैं। किसी अनुशासन का विषय वस्तु पक्ष उसके विधि पक्ष से इतना गहनता से जुड़ा होता है कि उन्हें पृथक रूप में देखना और समझा नहीं जा सकता। अनुशासन की इस प्रकार की पारस्परिक संगति एवं समन्वय एक अनिवार्य तथ्य है। कोई अनुशासन स्थिर नहीं होता, उसमें नवीन ज्ञान का समावेश होता है तथा उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। इस प्रकार गत्यात्मकता किसी भी अनुशासन का आवश्यक लक्ष्य होता है। नवीन सूचनात्मक ज्ञान के समावेश के कारण होने वाले परिवर्तनों से भी अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन वे होते हैं जो नवीन तथ्यों के प्रकाश में आने अथवा प्राचीन तथ्यों के नए अर्थ विकसित होने से हो जाते हैं। वर्गीकरण इस प्रकार है। नंबर 1, परंपरागत आधार, ट्रेडिशनल बेस। परंपरागत आधार के अनुसार अनुशासनों को प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा मानवीय वर्गों में रखा जाता है। इन वर्गों के अनेक उपखंड होते हैं जिन्हें विषयों के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के वर्गीकरण को कुछ विद्वानों द्वारा दोषपूर्ण एवं भ्रामक माना जाता है। उनकी दृष्टि में ऐसे अनेक विषय हैं जिसके वर्ग का निर्धारण करना कठिन है। उदाहरणार्थ भूगोल विषय को कुछ लोग सामाजिक विज्ञान वर्ग में सम्मिलित करते हैं तो कुछ प्रकृति विज्ञान वर्ग में। इसी प्रकार इतिहास को सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी दोनों वर्गों से सम्मिलित किया जाता है। कुछ दूसरे विषयों के बारे में भी ऐसी ही कठिनाई आती है। कार्य का आधार, टास्क बेस्ड
अनुशासनों का एक वर्गीकरण विभिन्न विषयों के कार्यों के आधार पर किया जाता है। इसके अनुसार जो अनुशासन मूलतः खोज पर आधारित है वे प्रकृति विज्ञान वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं, जबकि जो अनुशासन मुख्यतः गुण अवगुण पर आधारित है वे मानविकी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त जिन अनुशासनों का निर्णय पक्ष प्रमुख है वे सामाजिक वर्ग विज्ञान वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यह वर्गीकरण एक प्रकार से परंपरागत वर्गीकरण का ही दूसरा रूप है जो केवल आधार को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। अतः यह भी उन्हीं विवादों से घिरा हुआ है जिससे परंपरागत वर्गीकरण। नंबर 3, मानव व्यवहार का आधार ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तीसरे प्रकार के वर्गीकरण का आधार मानव व्यवहार के ढंग को माना जाता है। इसके अंतर्गत मानव के 4 व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार अनुशासनों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, तार्किक लॉजिकल, इसके अंतर्गत गणित एवं भाषाओं को रखा गया है। नंबर 2, प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल, इसके अंतर्गत पारंपरिक प्राकृतिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। नैतिक मॉरल, इसके अंतर्गत साहित्य इतिहास तथा धार्मिक विषय आते हैं। सौंदर्य बोधात्मक एस्थेटिक, इस विषय में साहित्य संगीत एवं ललित कलाओं को सम्मिलित किया गया है। स्पष्ट है कि दूसरे एवं तीसरे प्रकार के वर्गीकरण परंपरागत वर्गीकरण के ही संशोधित रूप है। अतः यह कहना असंगत होगा कि अनुशासन की संरचना के समान ही उसके वर्ग निर्धारण में उसका इतिहास की एवं उसकी परंपरा महत्वपूर्ण होती है। अनुशासनात्मक उपागम संबंधी कुछ भ्रांतियां, फ्यू मिसकॉन्सेप्शंस, कभी कभी ऐतिहासिक कारणों से कुछ भ्रांतियां किन्हीं संकल्पनाओं के साथ जुड़ जाती है। अनुशासन केंद्रित आंदोलन के साथ भी यही स्थिति रही। इस आंदोलन का आधार ही अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष खोज की दौड़ में अपने आप को सोवियत रूस से पिछड़ा हुआ अनुभव करना था। अतः प्रारंभिक वर्षों में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि प्राकृतिक विज्ञानों के विकास पर विशेष बल दिया गया। इससे यह भ्रांति उत्पन्न हुई कि प्राकृतिक विज्ञान को ही वास्तविक रूप में अनुशासन माना जा सकता है। इस भ्रांति को इस तथ्य से और भी बल मिला कि प्राकृतिक विज्ञान की संरचना का आधार अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट एवं निश्चित माना जाता है। परिणाम स्वरूप गणित तथा भौतिक विज्ञान जैसे अनुशासन उच्च श्रेणी के माने जाने लगे तथा अन्य अनुशासनों को निम्नतर स्थान दिया जाने लगा। कुछ अनुशासनों को तो अनुशासन के स्थान पर अध्ययन क्षेत्र की संज्ञा दी गई, अर्थात उन्हें अनुशासन कहलाए जाने का अधिकार नहीं माना गया। इस स्थिति ने इस आवश्यकता को जन्म दिया कि उचित विश्लेषण द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाए कि अनुशासन के मूल तत्व क्या होते हैं। ब्रूनर ने अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन में कुछ उदाहरणों से इस प्रश्न को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि उनमें कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ब्रूनर की दृष्टि में जीव विज्ञान की संरचना भय, अभिप्रेरणा एवं गमनशील क्रिया के बुनियादी संबंधों पर आधारित है। बीजगणित की संरचना गुणन, वितरण एवं सह संबंधी पर आधारित है। ब्रूनर के अनुसार ये 3 आधारभूत तत्व बीजगणित की विविध क्रियाओं को समझने का आधार प्रदान करते हैं। ब्रूनर ने भाषा की संरचना का आधार वाक्य गठन तथा उसी विधि को माना है जिसके द्वारा अर्थ बदलने बिना भाषा के रूप में विविधता लाई जा सकती है। किसी अनुशासन का आधार कभी कभी समांतर स्थिति की खोज भी हो सकती है। कुछ लोग विषय, सब्जेक्ट तथा अनुशासन डिसिप्लिन में स्पष्ट अंतर नहीं कर पाते। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि ब्रूनर की दृष्टि में किसी अनुशासन की संरचना तत्संबंधी संकल्पनाओं, सिद्धांतों, सामान्यीकरण अंतर्दृष्टियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का अनुशासन है तथा कुछ सीमा तक इस बात पर कोई व्यक्ति किसी अनुशासन में किस बात को अधिक आधारिक महत्व देता है। उदाहरणार्थ या पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि इतिहास की संरचना एवं शिक्षण विधियों के बारे में सभी इतिहासकार एकमत हैं। अनुशासनात्मक उपागम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ डिसिप्लिनरी अप्रोच। अनुशासन केंद्रित उपागम की मुख्य सीमाएं निम्नवत हैं। ज्ञान के विशाल भंडार तथा समय को देखते हुए पाठ्यक्रम में ज्ञान के सभी उपखंडों को समाहित कर सकना संभव नहीं है। अतः इसके 2 विकल्प हैं, या तो कुछ उपखंडों को छोड़ दिया जाए अथवा उन्हें व्यापक मिश्रित इकाइयों में व्यवस्थित किया जाए। यह उपागम पृथक पृथक विषयों पर अधिक बल देते हैं। अतः इस उपागम में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर केवल सतही ध्यान
देने अथवा उसकी पूर्ण उपेक्षा हो जाने का भय है। इस प्रकार के उपागम में विभिन्न विषयों के बीच अधिक महत्वपूर्ण स्थान के लिए खींचतान भी हो सकती है, जिससे पाठ्यक्रम में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। इससे सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न विषयों के पारस्परिक समन्वय में कमी की संभावना रहती है। इस कारण यह ज्ञान के असंबद्ध उपखंडों का पुंज मात्र बनकर रह जाएगा। पाठ्यक्रम में पृथक-पृथक विषयों का ही महत्व रह जाने के कारण पाठ्यक्रम के सामान्य विशेषज्ञों की उसके निर्माण एवं विकास में कोई प्रभावी भूमिका नहीं रह जाएगी। किसी क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेने से ही कोई व्यक्ति पाठ्यक्रम विकास में सहभागी होने का अधिकारी नहीं हो जाता। अतः इससे पाठ्यक्रम के संगठन में शिथिलता एवं बिखराव आने की अधिक संभावना है। किसी अनुशासन की संरचना का कोई ठोस एवं निश्चित आधार न होने के कारण सिद्धांत एवं व्यवहार में संतुलन में कमी आ सकती है। गुडलैंड के अनुसार अनुशासन केंद्रित उपागम सामान्य लक्ष्यों की पूर्ण उपेक्षा करता रहा है, इसके कोई व्यापक एवं आदर्शवादी लक्षण नहीं रहे हैं। अनुशासन केंद्रित उपागम ने सीधा कक्षों को प्रभावित करने में सारी शक्ति लगा दी है। अनुशासन केंद्रित उपागम में पाठ्यक्रम के व्यवहारिक पक्षों पर ही पूर्ण बल दिया गया। कभी-कभी तो इसकी सामग्री को इतने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के प्रयास किए गए हैं कि उसे ग्रहण करने के लिए शिक्षण की आवश्यकता ही न पड़े। अनुशासन केंद्रित उपागम ने विद्यालय के कार्यक्रम को निर्धारित करने के स्थान पर मुख्य अध्ययन अध्यापक की विषय वस्तु को ही निर्धारित करने का प्रयास किया है। अनुशासन केंद्रित आंदोलन के अंतर्गत विभिन्न विषयों क्षेत्रों की संरचना एवं अध्ययन विधियां विकसित करने के प्रयास में प्राय बालक की रुचियों एवं आवश्यकताओं की उपेक्षा की गई। अंत में गुडलैंड के अनुसार आधुनिक युग में पाठ्यक्रम सुधार के लिए ऐसा मंच तैयार हो चुका है जिसके अंतर्गत अंतर्विषयी उपागम तथा अनुशासन केंद्रित उपागमों का उपयुक्त संयोग एवं समन्वय किया जा सकेगा।